अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है वो 2019 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के। तो पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन ए आर एंड एम आर कर्व्स आर। ए आर एंड एम आर कर्व जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड आ गई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं प्राइस। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटी हम सेल कर दें लेकिन प्राइसेस क्या रहते हैं? सेम। तो प्राइसेस सेम रहेंगे तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होगा यानी पर यूनिट रेवेन्यू वो भी हमारा सेम रहेगा और मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एडिशनल यूनिट सेल करने का रेवेन्यू वो भी सेम रहेगा। अगर कोई यूनिट 100 रुपये का है और हमने पहला यूनिट बेचा तब भी हमने 100 रुपये का रेवेन्यू कमाया है, और अगर हमने 10 यूनिट बेच दिए तो 100 रुपये से हमने कितने कमा लिए? 1000 रुपये। तो एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो तब भी 100 ही आएगा। तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। तो कर्व्स आर हॉरिजॉन्टली स्लोप्ड। ठीक, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इट इज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ट्रांसफर पेमेंट जो है वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। एमसीक्यूज ऑलमोस्ट हर ईयर ही आता है, तो इस बात को आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। तो अगर हमें इलास्टिसिटी मालूम करनी हो 2 पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व के अंदर तो हम जो है वो आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज़ करते हैं। जबकि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी हो तो हम जो है उसके अंदर पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी डिफरेंट है, तो यहाँ पर आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज़ होगा जब हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान यूज़ कर रहे होंगे। इनकम इलास्टिसिटी क्या है? तो यहाँ पर हम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फीरियर और जो है वो सुपीरियर गुड्स के बारे में बात करते हैं। अगर जो है वो हमारी इनकम जो है वो बढ़ेगी तो हम जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे और सुपीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी। इसी तरीके से क्रॉस इलास्टिसिटी में जो है वो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट आते हैं कि जब जब अगर हमारे मेन गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम सब्सटीट्यूट की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे और मेन गुड्स की कम कर देंगे। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम जो है वो मेन गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो मेन गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे। तो खैर यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, यहाँ पर हमने जो बताना था वो आर क्लासिसिटी मेथड है। आगे टेक्निकली माइक्रो मीन्स का मतलब जो है वो यहाँ पर 1 मिलियंथ है। माइक्रो का मीन्स जो है वो 1 मिलियंथ होता है। यहाँ पर एक तो माइक्रो का मीन्स जो है वो स्मॉल भी होता है, लेकिन जब भी बात करें माइक्रो का मतलब तो माइक्रो का मतलब होता है 1 मिलियंथ। अच्छा, यहाँ पर देखें तो आपके पास 10 मिलियंथ, 10 मिलियन, 1 मिलियन भी है, लेकिन जब भी माइक्रो की बात करें तो ये आप याद ही रखें कि माइक्रो का मतलब 1 मिलियंथ है। आगे बढ़ते हैं। फॉर सब्सटीट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बता ही रहा था यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में और सब्सटीट्यूट के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, तो यहाँ पर अब एमसीक्यूज आके तो थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सब्सटीट्यूट वो गुड्स है जो जिसका फंक्शन हमारे गुड्स के जैसा ही हो, यानी कि इसके अंदर हम एग्जाम्पल में बहुत ईजी एग्जाम्पल जो है वो पेट्रोल और सीएनजी के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उसके हमारे पास सब्सटीट्यूट क्या है? सीएनजी। तो अगर जो है वो सीएनजी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो अगर सब्स्टिट्यूट यानी सीएनजी के प्राइसेस बढ़ जाएँगे तो पेट्रोल की जो इलास्टिसिटी होगी, पेट्रोल की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मेन गुड्स हमारा जो पेट्रोल है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो इस वजह से उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हुई? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों चीज़ों में चेंज कैसा आ रहा है? एक साथ आ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस बहुत कम हो जाए, सोचें सीएनजी जो है वो बहुत सस्ती हो जाए और आप तो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे, तो लोग क्या करेंगे? पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद करेंगे। आप भी ये करेंगे कि पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद करेंगे और आप सीएनजी यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस कम होंगे तो वो जो मेन गुड्स था उसकी भी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो रिलेशन क्या हुआ? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इट इज नॉन एज द इक्विलिब्रियम ऑफ। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाते हैं तो वो पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस होते हैं वो कहलाते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक,
जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एक दूसरे के बराबर हो जाए, ना सरप्लस है ना शॉर्टेज है। यहाँ से अगर हम आगे पीछे होते हैं तो या तो सरप्लस होगा या तो शॉर्टेज होगा, लेकिन वो पॉइंट जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हैं तो वो प्राइस कहलाते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। वेलोसिटी ऑफ मनी रेफर्स टू, वेलोसिटी ऑफ मनी से क्या मतलब है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दूसरे हैं पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब है कि कितनी तादाद में नोट है, यानी कितनी तादाद में करेंसी आपकी कंट्री के अंदर है। यानी अगर स्टेट बैंक किसी भी कंट्री का, जो भी सेंट्रल बैंक होता है, वो ज़्यादा मनी जो है वो अगर इशू करता है तो उससे क्वांटिटी ऑफ मनी इफेक्ट होती है, यानी कि वो एक्स्ट्रा नोट, न्यू नोट प्रिंट करके इकोनॉमी में निकालता रहे, तो यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इफेक्ट होगी। दूसरा ऑप्शन जो है वो सप्लाई ऑफ मनी, तो सप्लाई ऑफ मनी भी यही है, वो जो है क्वांटिटी ऑफ मनी जब वो करेगा तो इसका मतलब सप्लाई ऑफ मनी ही इंक्रीज कर रहा होगा। जबकि यहाँ पे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मनी से क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ मनी से मतलब है सर्कुलेशन, कि वो जो मनी है इकोनॉमी में वो कितनी जल्दी घूम रही है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। वो इकोनॉमी के अंदर अगर वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उसका मतलब जो सप्लाई ऑफ मनी से या क्वांटिटी बढ़ाने से मनी के जो इफ़ेक्ट हो रहा था इकोनॉमी को, तो वो वेलोसिटी बढ़ने से भी हो सकता है। ठीक है, तो वही इफ़ेक्ट वेलोसिटी भी अगर बढ़ जाए तो वो वैसे ही होगा जैसे सप्लाई ऑफ मनी से इफेक्ट। सप्लाई ऑफ मनी या क्वांटिटी ऑफ मनी से क्या होता है कि इन्फ्लेशन आता है। जब सप्लाई ऑफ मनी या क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आता है, प्राइसेस बढ़ते हैं और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाए तो उससे भी क्या होगा कि इन्फ्लेशन आएगा और प्राइसेस बढ़ जाएंगे और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन वैल्यू ऑफ मनी है, इसका यहाँ कोई ऐसा लिंक नहीं है। वेलोसिटी का मतलब यही है कि मनी सर्कुलेट कैसे हो रही है, यानी एक अमाउंट जो है वो कितनी दफ़ा जो है इकोनॉमी के अंदर घूम रहा है। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस द कैनन्स ऑफ, एडम स्मिथ ने किसके कैनन्स बताए थे? तो एडम स्मिथ ने 4 स्टार्टिंग कैनन्स बताए थे टैक्सेशन के। तो ये आपको पता है और हमने पीछे ईयर्स में पढ़ चुके हैं। MCQ नंबर 9, IBRD इज कॉमनली नॉन एज, तो IBRD जो है वो कहते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट। तो ये जो बैंक था इसका पर्पस यही था तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करे अपनी जो है वो डेवलपमेंट के लिए। तो यही बैंक जो है वो आज की दुनिया में वर्ल्ड बैंक कहलाता है। तो वर्ल्ड बैंक का भी आज यही पर्पस है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए लोन दिए जाते हैं, ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो IBRD इज़ नॉन एज वर्ल्ड बैंक। आगे चलते हैं। इस टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज शेप्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है वो शेप्ड होता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास सेम रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हो जाएं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी और फिक्स कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी यूनिट जितने भी प्रोड्यूस हो जाएं। तो यानी कि फिक्स कॉस्ट जो भी है वो सेम रहेगी यूनिट्स जितने भी प्रोड्यूस हो जाए। तो यूनिट के चेंज होने से, क्वांटिटी के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब उसका कर्व जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। आगे, बजट इज़ अ टूल ऑफ, तो बजट किस चीज़ का टूल है? तो बजट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का टूल है। तो हम जो है वो फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी वो है जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट अपने मनी की सप्लाई, मनी का रेट एक फिक्स करती है। जबकि फिस्कल पॉलिसी जो है उसके अंदर उस पैसे को जो है गवर्नमेंट कहाँ पे उसको खर्च करना है, पैसा कहाँ से पैसा कमाना है, इस चीज़ के बारे में जो पॉलिसी होती है उसको वो जो है वो हम बजट के अंदर ही ये तय कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा हमने कमाना है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना होता है। फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, यानी फिस्कल पॉलिसी का ये एक टूल है बजट। इफ फेस वैल्यू एंड रियल वैल्यू आर नॉट इक्वल इट इज कॉल्ड, अगर फेस वैल्यू और रियल वैल्यू नहीं होती किसी मनी की सेम तो वो कहलाती है टोकन मनी। तो टोकन मनी आपने देखी होगी, उसकी फेस वैल्यू और रियल वैल्यू में बड़ा फ़र्क हो सकता है। तो हो सकता है हम जो नॉर्मली किसी जगह पे जाते हैं, किसी जगह का टोकन खरीदते हैं, तो वो जो टोकन है वो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जो टोकन है यानी उसकी जो रियल वैल्यू है वो अगर प्लास्टिक का टोकन है, एक गोल से आपको टोकन मिला है जिसकी शायद रियल वैल्यू 5 रुपये भी नहीं होगी, लेकिन आपने उस टोकन को 100 रुपीज़ में ख़रीदा है, तो इसका मतलब उसकी फेस वैल्यू और रियल वैल्यू के अंदर फ़र्क है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो मेजर पोर्शन के अंदर कलेक्ट किए जा रहे होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सैलरीज हैं वो गवर्नमेंट के पास खुद हैं, तो गवर्नमेंट ईजिली उनसे जो है वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेती है।
तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट से कलेक्ट किए जा रहे होते हैं। शायद इस दौर के अंदर ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं बना, यहाँ पर हम इसको इसी को मार्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। इन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन, टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? तो शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है वेरिएबल पे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है। शॉर्ट रन के अंदर हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो यूनिट्स के साथ बढ़ती जाती है। यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब तमाम जो कॉस्ट है वो डिपेंड किस पे कर रही है? वेरिएबल कॉस्ट पर। लास्ट एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ, तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की ब्रांच है। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की ब्रांच है जो हम पढ़ते हैं।